नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप शायद चौंक जाएं। हो सकता है आपको यकीन ना हो। यह खबर कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में है, लेकिन इस वायरस से भी ज्यादा खतरनाक खबर है। यह खबर वायरस से भी ज्यादा तेजी से फैल रही है। आज मुंबई में कुछ मुस्लिम जमात के लोगों ने तो साफ साफ कहा, उन्हें शक है कोरोना की वैक्सीन में सूअर की चर्बी है। मौलानाओं ने कहा कि मुसलमान कोरोना की वैक्सीन तब तक नहीं लगवाएंगे जब तक यह साबित न हो जाए कि वैक्सीन में सूअर के मांस का इस्तेमाल नहीं हुआ है। हमारे मुल्क में न तो अभी तक वैक्सीन अप्रूव हुई है, न किसी को लगाई गई है, और कोरोना की वैक्सीन बहुत सारे इस्लामिक मुल्कों में लगाने का काम तेजी से शुरू हो गया है। तो भी इस तरह की अफवाहें लगातार फैलाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन में सूअर की चर्बी हो सकती है। मुसलमानों के लिए इस वैक्सीन का इस्तेमाल हराम हो सकता है, और बहुत से लोग इन दावों पर यकीन कर रहे हैं। कई मौलाना, कई मौलवी इस बात को फैलाने में आगे आ गए हैं। इसलिए ये चिंता की बात है, और इसीलिए मैंने इस खबर की तह में जाने की कोशिश की ताकि सच आपको बताया जा सके। इस तरह की अफवाहें समाज के लिए, लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। आज मुंबई में 9 मुस्लिम संगठनों ने मीटिंग की। यह फैसला किया कि जो वैक्सीन आने वाली है पहले उसकी जांच करवाएंगे, अपने एक्सपर्ट से सलाह लेंगे कि वैक्सीन हलाल है या हराम, यानी वैक्सीन के लिए पोक का इस्तेमाल तो नहीं हुआ। अगर सूअर के मांस का इस्तेमाल हुआ है तो फिर वैक्सीन नहीं लगवाई जाएगी। आज मुंबई की बिलाल मस्जिद में जो मीटिंग हुई उसमें 9 मुस्लिम संगठनों ने हिस्सा लिया। रजा एकेडमी की तरफ से बुलाई गई इस मीटिंग में ऑल इंडिया जमीयतुल उलेमा, जमात उलेमा अहले सुन्नत, अंजुमन बरकते रजा, ऑल इंडिया मस्जिद काउंसिल और दारुल उलूम हनफिया रज़विया जैसी तंजीमों के मौलानाओं ने हिस्सा लिया। काफी देर तक बात हुई और बैठक में इस बात पर बहस हुई कि जो वैक्सीन इंडिया में आने वाली है, कोरोना को लेकर जो वैक्सीन अप्रूव की जाएगी, उसका इस्तेमाल मुसलमानों को करना है या नहीं। तय यह हुआ कि वैक्सीन आएगी तो मुसलमान इसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन तब तक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे जब तक यह तय ना हो जाए कि वैक्सीन में सूअर की हड्डियों का इस्तेमाल तो नहीं हुआ। मीटिंग के बाद मौलानाओं ने साफ साफ कहा, सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लोगों में शक है, इसलिए भारत में जो वैक्सीन आएगी पहले अपनी तसल्ली करेंगे, उसके बाद ही वैक्सीन लगवाएंगे। वैक्सीन को हमको जांचना पड़ना है, क्यों, किस वजह से? नहीं, अगर ये मतलब जैसे हमारे यहाँ, जैसे हमारे मुफ्ती साहबान ने बताया कि भाई अगर उसके अंदर सूअर का कोई चर्बी है या सूअर का कोई हड्डी है, या तो चूंकि हमारे यहाँ जो एक नापाक जानवर है सूअर, उसका इस्तेमाल किसी भी सूरत में हम नहीं कर सकते हैं, इसके लिए, और बाकी कुछ नहीं। सूअर वाली बात कहाँ से सामने आ गई? लोगों ने, वही बता रहा हूँ ना कि सोशल मीडिया में इसमें लोगों ने फैला दिया। इस तरह से लोगों ने ये सोशल मीडिया पे फैलाया है कि ये जो है पिग का जो है जेलेटिन यूज हुआ है, ये हुआ है। इसलिए हम लोगों ने ये कहा कि भाई उस सिलसिले में जो क्लियर मामला हो जाए कि भाई क्या है नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने। कैसे होगा मामला क्लियर है? हम लोग मीटिंग भी करने वाले हैं इस सिलसिले में डॉक्टरों का, कि अभी चूंकि बहुत सी जगहों में जो है वैक्सीन लगाई गई, देखिए उनकी तबीयत भी ख़राब हो रही है, बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं, तो उसके क्या असरात होने वाले हैं। अभी हमने कल एक क्लिप देखी लंदन की, एक सिस्टर है, हॉस्पिटल की नर्स है, उसको एक वैक्सीन लगाया और थोड़ी देर के बाद चक्कर खा के गिर गई और वो बीमार हो गई, और बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं। तो अभी वैक्सीन के बारे में डॉक्टरों से मशवरा करना, कौन बर्दाश्त कर सकता है वैक्सीन को किसको सूट करेगा, किसको नहीं करेगा। ये काम तो सरकार का है ना? नहीं, बिल्कुल सरकार करेगी, सरकार का वो है, लेकिन हमको भी तो अल्लाह ने अक्ल दिया है ना कि हम भी सोचेंगे नहीं हमारे लिए क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, तो वो चीज़ें हैं। आखिर में क्या कहेंगे आप? अगर वैक्सीन आती है तो वैक्सीन आने के बाद भी कोई फाइनल डिसीजन होगा। अभी अगर वैक्सीन कल को कल आ जाती है, तो अगर कल को कल आ जाती है वैक्सीन, तो मुसलमान लगाए या ना लगाए? नहीं, आते ही फौरन थोड़ी लगा लेंगे कोई चीज़, नहीं लगाना। खाना आया सामने, देखेंगे खाना अच्छा है कि नहीं है, जो भी खाना रख देगा उठा के खा लेंगे, ऐसा तो है नहीं। इंतजार करेंगे, बिल्कुल इंतजार करेंगे हम। असल में सोशल मीडिया में सबसे बड़ी दिक्कत यह है, जिसको जो मन में आता है वो लिख देता है। कोई वेरिफिकेशन करने का तरीका ही नहीं है और लोग उस पर यकीन करने लगते हैं। आपको मुंबई में हुई मौलानाओं की मीटिंग में शामिल एक और मौलवी की बात सुनाता हूं। इनका नाम है मुफ्ती मंजर हसन।
हसन साहब रजा एकेडमी के एक्टिव मेंबर हैं। उन्होंने वो पूरा बयान पढ़कर सुनाया जिसे मौलानाओं ने मीटिंग में पास किया। मुफ्ती ने कहा कि इस्लाम में किसी भी सूरत में सूअर के किसी भी हिस्से के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है, उसे नापाक माना जाता है। अगर वैक्सीन में ये शामिल हुआ तो फिर मुसलमान इसे नहीं लगा सकते। मौलाना से पूछा गया, जनाब ये तो बताएं कि आपसे किसने कहा कि वैक्सीन में सूअर के मांस का, चर्बी का इस्तेमाल हुआ है? तो वही जवाब सोशल मीडिया से पता चला। खिंजीर सूअर हराम नजसुल ऐन है, कुरान मजीद में उसे नजिस फरमाया गया है। इसका हर जुज़ खा गोश्त हो या चर्बी, हड्डी हो या खाल, बल्कि उसका बाल नजिस व नापाक है। यहाँ तक कि खिंजीर का बाल भी अगर कुएं में गिर जाए तो पूरा कुआं नापाक हो जाएगा। लिहाजा किसी भी दवाई या वैक्सीन या किसी भी चीज़ में खिंजीर का कोई भी जुज़ इस्तेमाल किया जाए तो वो बिल्कुल नापाक और हराम है। इसका इस्तेमाल हरगिज़ जायज़ नहीं। ये यकीन रखा जाए कि हराम चीज़ में अल्लाह तबारका व तआला ने शिफा नहीं रखी है। कोई भी हो, जिस तरह चाइना की कंपनी के बारे में आवाज़ आ रही है, तो हम तो इंडियन हैं, हमें इंडिया की एक एक चीज़, इंडिया का एक एक चीज़ पसंद है। हम यहीं के रहने वाले हैं, मरने वाले, जीने वाले। हमारे मुल्क में जो चीज़, जो दवाई, वैक्सीन या दवाई दी जाएगी तो उसमें क्या होगा, क्या चीज़ नहीं है, जब तक उसकी पूरी तफ्तीश नहीं आएगी उस वक्त तक हमारी इस पर कोई राय नहीं है। आप खुद भी ये बात मान रहे कि वैक्सीन आई नहीं है, तो फिर ये बात बताई किसने कि इसमें सूअर की चर्बी इस्तेमाल की गई है? चाइना के बारे में जो चाइना की वैक्सीन के बारे में जो आवाज़ उठी, तो ये आवाज़ सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं, ये आवाज़ बिल्कुल गर्दिश में है। लेकिन ये मैसेज किसकी तरफ से आया था आपके पास कि इस तरह की वैक्सीन आ रही है तो इसमें ये चीज़ें इस्तेमाल की? ये सब लोग जानते हैं, जो भी अदना से भी ये वैक्सीन और दवाई वगैरह से ताल्लुक़ से रखते होंगे इस जानकारी, वो जानते हैं कि कोई भी वैक्सीन को, अक्सर वैक्सीन ऐसी होती है कि जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, हमलो नकल के लिए और उसको देर तक बाकी रखने के लिए, उसको स्टेबलाइजर करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है, उनमें अक्सर में जो है जेलेटाइन माने सूअर के अज्जा या उसकी चर्बी का इस्तेमाल होता है। तो इसी को देखते हुए, इसी चीज़ को देखते हुए ये शुकूक व शुबहात लोगों के दिलों में पैदा हुआ और ये बात बढ़ती चली गई। अब चाइना उसकी मिसाल थी कि लोगों ने चाइना के बारे में पढ़ा था, सोशल मीडिया पे भी डाला हुआ, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, सब जान रहे हैं। तो सवाल पैदा होना ये फितरी बात थी, इसीलिए उलमा बैठे। तो पहले लिस्ट चाहिए तभी वैक्सीन ली जाएगी। हाँ, जाहिर सी बात है कि अगर इस सिलसिले की आवाज़ उठी है या हमें शक व शुबा होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ है, तो हम उसकी तहकीक ज़रूर करेंगे। और ये हमारी नहीं, सबकी ये जिम्मेदारी है कि आप खा क्या रहे हैं, पी क्या रहे हैं, उसकी तहकीक होनी चाहिए। ये मुफ्ती साहब है। मुफ्ती वो होता है जिसने इस्लाम के बारे में बाकायदा पढ़ाई की हो, उसके बाद मुफ्ती की डिग्री मिलती है, मुफ्ती को फतवा देने का हक है। लोग इस्लाम के बारे में इनसे सवाल पूछते हैं और उनके जवाब पर अमल करते हैं। इसलिए कम से कम ऐसे लोगों को सच्चाई पता लगने तक खामोश रहना चाहिए, क्योंकि उनकी बात का असर होता है, लोगों में शक पैदा होता है। और हैरानी की बात यह है कि कोरोना वैक्सीन में सूअर के मांस के इस्तेमाल की अफवाह इस तरह के बयान के बाद और तेज़ी से फैल गई। कई दूसरे मौलानाओं ने भी यह कहना शुरू कर दिया कि जब तक ये तय ना हो जाए कि वैक्सीन हलाल है, तब तक मुसलमान इसे हराम ही मानेंगे। हमें ये खबर मिल रही है, जो मालूमात मिल रही है डॉक्टरों के ज़रिए, जो भी और ज़राए से मालूम मिल रहा है कि उसमें चाइना की वैक्सीन में कुछ ऐसी चीज़ें मिली हुई हैं जो पिक के हैं, जैसे उसके टुकड़े हैं, उसके अज्जा मौजूद हैं, वो इस्तेमाल किया गया है। और पिक हमारे लिए सिरे से नापाक है, तो हम वो वैक्सीन इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और हमारे पास ऑप्शन बहुत है। इंडिया वैक्सीन बना रहा है, अमेरिका बना रहा है, US बना रहा है और दुनिया के दूसरे मुल्क बना रहे हैं। तो अगर ये बात पक्की हो जाती है, साबित हो जाती है कि अगर चाइना की वैक्सीन में या किसी और वैक्सीन में ऐसी कोई नापाक चीज़ मिली है तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस पर चर्चा चल रही है इस वक्त समाज में और उलमा के दरमियान कि इस पर और मालूमात हासिल की जा रही है कि इसमें क्या है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि चाइना ने खुद इसको एग्री किया है, कबूल किया है कि हमने इसमें पिक के जो है अज्जा मिलाए हैं, क्योंकि उसकी टाइमिंग बढ़ाने के लिए अगर वो 2 महीना दवा काम करती है तो वो 4 महीना करे। अगर वो खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं तो फिर उसको शक की गुंजाइश ही नहीं बचती है। फिर तो 100% हो गया कि जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है या हुकूमत है, गवर्नमेंट है, वो खुद कबूल कर रही है कि हमने मिलाया है, तो फिर और किसी से हमको ये कबूलनामा नहीं चाहिए। सच्चाई यही है
और कौम में जो बात पहुंच रही है इसी लेवल की पहुंच रही है, जो डॉक्टरों के ज़रिए या उलमा के ज़रिए ये चीज़ मालूम हुआ, तो सच्चाई जो है तो उसे कबूल करना है, और जो चीज़ हराम है हमें उस चीज़ से बचना है, क्योंकि हमें जो चीज़ इस्लाम इजाज़त नहीं देता वो हम नहीं कर सकते। तो हिंदुस्तान के अंदर जो बातें जो फैल रही हैं, जो हमारे धर्म में नहीं है, उसको मतलब नहीं माना जाएगा, मतलब इस्लाम में नहीं है, उसको माना नहीं जाएगा, और मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे उलमा कराम बोल देंगे कि इसको इस्तेमाल करो तो सवाल ही नहीं, और हमारे उलमा मना कर देंगे कि भाई ये चीज़ हराम है, तो सवाल ही नहीं कि हम उसको इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादातर मौलाना कह रहे हैं कि जिलेटिन से दिक्कत है, उसमें सूअर के मांस का इस्तेमाल होता है, इसलिए जिलेटिन आखिर क्या होती है, कैसे बनती है, वैक्सीन में इसका इस्तेमाल क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। असल में जिलेटिन वो मटेरियल है जो कोलेजन प्रोटीन से बनता है। ये प्रोटीन इंसानों के साथ साथ जानवरों में पाया जाता है, खासकर सूअर में सबसे ज़्यादा इसे डिराइव किया जाता है। और आमतौर पर आप जो जेली प्रोडक्ट, योगर्ट या बबल गम देखते हैं, उनमें भी जिलेटिन का इस्तेमाल होता है। इसी जिलेटिन का इस्तेमाल फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए भी किया जाता है, और आमतौर पर वैक्सीन के स्टोरेज और इसके ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इसे सिक्योर और असरदार बनाए रखने के लिए जिस मटेरियल का इस्तेमाल होता है वो जिलेटिन होता है। कई दवा कंपनियां वैक्सीन के लिए जिलेटिन का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन काफ़ी कंपनी ऐसी भी हैं जो जिलेटिन का इस्तेमाल नहीं करती। इसीलिए जब कोरोना वैक्सीन में जिलेटिन के इस्तेमाल की बात होने लगी, अफवाहें उड़ने लगी, कुछ मौलानों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया, तो फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका तीनों बड़ी फार्मा कंपनियों ने अपनी वैक्सीन पर सफाई जारी की। इन्होंने साफ साफ कहा कि उनकी वैक्सीन के लिए जिलेटिन का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन मौलानों को फिलहाल यकीन नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब तक जांच ना हो जाए, सर्टिफिकेट ना मिल जाए, तब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे। मौलानों की शक की एक वजह है कि इंडोनेशिया ने वैक्सीन तो इंपोर्ट की, लेकिन उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी, क्योंकि वैक्सीन में सूअर के चर्बी के इस्तेमाल होने का शक है। तो मैं बता दूं कि इंडोनेशिया ने जो वैक्सीन मंगाई है वो चाइनीज वैक्सीन है, जिसको लेकर सारी खबरें उड़ी हैं, जिसको लेकर सारे मौलाना चर्चा कर रहे हैं। भारत ने चाइना से फिलहाल कोई वैक्सीन लेने का फैसला नहीं किया है, और जो भारत में जो वैक्सीन आ रही है मॉडर्ना वैक्सीन है, और वो हमारे यहाँ पुणे में बनी है। लेकिन जो लोग मुसलमानों में इस तरह की बातें फैला रहे हैं, मैं उन्हें यह भी बता दूं कि दुबई में बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो गया है। यूएई की फतवा काउंसिल ने कोविड वैक्सीन के इस्तेमाल को कानूनन वैलिड बताया है, इस्लामिक शरिया के मुताबिक बताया है। फतवा काउंसिल ने दुनिया भर के लोगों से कहा कि वो वैक्सीन लगवाने के लिए अपनी अपनी सरकारों के साथ कोऑपरेट करें। यूएई में अमेरिका की फाइजर वैक्सीन ब्रसल्स के रास्ते ट्रांसपोर्ट कर दी गई है, और यूएई के सभी लोगों को यह वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। पूरे दुबई में जगह जगह वैक्सीनेशन सेंटर खुलना शुरू हो गए हैं, और जो लोग वैक्सीन को लेकर मुसलमानों को डर दिखा रहे हैं, उन्हें एक और बात बता देता हूं। अब तक यूएई के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर शेख सैफ बिन जायद अल नहयान कोरोना की वैक्सीन ले चुके हैं। इजिप्ट की हेल्थ मिनिस्टर हाला जायज भी कोविड वैक्सीन लगा चुकी हैं। इसी तरह यूएई की एक और मिनिस्टर नौरा बिन मोहम्मद अलकाबी भी ये वैक्सीन एडमिनिस्टर करवा चुकी है। इसी तरह बहरीन के हेल्थ मिनिस्टर फायका सईद भी कोरोना का टीका लगवा चुके हैं। ये सब मुसलमान हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, शरिया को मानने वाले हैं, इस्लामिक मुल्कों में रहते हैं। तो क्या ये गैर इस्लामिक काम कर रहे होंगे? और हमारे यहाँ लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन में सूअर की चर्बी हो सकती है, इसलिए वैक्सीन ना लगवाएं। वैक्सीन में किसी तरह का कोई मांस है या नहीं, चर्बी है या नहीं, इसका कोई सबूत नहीं मिला है। तीनों बड़ी कंपनियों ने जिलेटिन के इस्तेमाल से भी इनकार किया है। तो सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन करना, उन्हें फैलाना, ये ठीक नहीं है। और मुश्किल उन वीडियो से भी आ जाती है जो आधी अधूरी जानकारी के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए सर्कुलेट किए जा रहे हैं। मौलाना नूरी की बात हमने थोड़ी देर पहले से, उन्होंने 2 वीडियोस का जिक्र किया था।
वो सोशल मीडिया की अफवाह की बात कर रहे थे। रजा एकेडमी के मौलाना नूरी कह रहे थे कि सोशल मीडिया पर इंग्लैंड की एक नर्स का वीडियो देखा। जैसे ही नर्स ने कोरोना का टीका लगवाया वो चक्कर खाकर गिर पड़ी और बीमार हो गई। कुछ लोगों का तो यह भी कहना था कि कोरोना वैक्सीन ने नर्स की जान ले ली। अब इसकी हकीकत क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। यह वीडियो मैंने भी देखा था। तो पहली बात तो यह है कि यह बात गलत है कि यह मामला ब्रिटेन का है, यह वीडियो अमेरिका का है। अमेरिका के टेनेसी की एक नर्स ने 17 दिसंबर को कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया और इसके बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो नर्स को चक्कर आया और वो बेहोश होकर गिर गई। जिस नर्स को चक्कर आया उनका नाम टिफनी डॉवर है। उनके साथ कुल मिलाकर 6 लोगों ने वैक्सीन की डोज ली। और यह बात सही है, जब टिफनी मीडिया से बात करने आई कैमरे लगे हुए थे और वो कैमरों के सामने बेहोश हो गई। All of my staff, we are excited to get the vaccine. We are in the COVID unit, so therefore, my team will be getting first chances to get the vaccine. And I know that it's really, I'm sorry, I'm feeling really dizzy. Oh, I'm sorry. जब ये बताते बताते कि नर्स ने वैक्सीन लगवाई उसे कैसा फील हुआ, ये नर्स गिर गई, बेहोश हो गई, तो वीडियो के इस हिस्से को लोगों ने सोशल मीडिया पर फैला दिया और कई लोगों ने तो ये लिखा कि वैक्सीन लगवाकर नर्स की मौत हो गई। दवा कंपनी के असले सामने ना आ जाए इसलिए खबर को दबा दिया गया। लेकिन जांच में पता चला कि टेनेसी पूरी तरह स्वस्थ है और अपना काम कर रही है। अफवाहों से परेशान होकर हॉस्पिटल ने टिफनी का वीडियो जारी किया। टिफनी अपने दोस्तों के साथ हॉस्पिटल में मौजूद थी, बिल्कुल फिट थी और इसके बाद टिफनी ने कहा कि उन्हें पैनिक अटैक आते हैं, उनकी मेडिकल हिस्ट्री रही है और वो किसी भी चुभने वाली चीज़ को देखकर डर जाती हैं, कई बार बेहोश हो जाती हैं। टिफनी ने बताया कि अगर उनके अंगूठे में थोड़ी सी चोट लग जाए तो भी वो बेहोश हो जाती है, इसलिए 17 दिसंबर को जो हुआ वो उनके लिए बड़ी बात नहीं है। इस घटना का वैक्सीनेशन से कोई लेना देना नहीं है। I have a history of having an overactive vagal response, and so with that, if I have pain from anything, hangnail or if I stub my toe, I can just pass out. So what happened is I started I get an aura before of feeling weak, dizzy, disoriented, and it just, hit me all of a sudden. I feel fine now, and the pain in my arm is very minimal, actually. तो पहले नर्स को गिरते हुए देखा तो लोगों में शक पैदा हुआ, जाहिर है होना भी चाहिए, लेकिन बाद में एक्सप्लेनेशन आ गया, अब शायद ये शक दूर हो जाएगा। कोरोना वैक्सीन के आफ्टर इफेक्ट को लेकर एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत फ्लैश की गई। दावा किया गया कि अमेरिका में फाइजर कंपनी ने जिन लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया है उनमें से 4 वॉलंटियर्स को फेशियल पैरालिसिस हो गया। अब डराने वाली बात है, वैक्सीन की वजह से उनके चेहरे को लकवा मार गया, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। असल में ये तस्वीरें अमेरिका के बॉस्टन के एक सर्जरी सेंटर की वेबसाइट से ली गई थी। सर्जरी सेंटर ने ट्वीट करके साफ किया, इन लोगों का कोरोना वैक्सीन के ट्रायल से कोई लेना देना नहीं है। ये फेशियल पैरालिसिस के मरीजों की पुरानी तस्वीरें थी जिन्हें कोरोना वैक्सीन के आफ्टर इफेक्ट बताकर दिखाया गया। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ किया कि चारों वॉलंटियर्स के फेशियल पैरालिसिस की वजह कोरोना वैक्सीन नहीं थी। वाकई में अफवाहें कोरोना से ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं और ज़्यादा ख़तरनाक हैं, इसलिए इनसे बचकर रहिए। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या दूसरे प्लेटफॉर्म पर कोई मैसेज या वीडियो देखें तो उस पर बिना जांच के, बिना सोचे समझे यकीन न करें और न उसे आगे बढ़ाएं।
क्योंकि ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही हैं। जहाँ तक कोरोना वायरस का सवाल है तो इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर बहुत चिंता है। हमारे देश में भी सरकार ने एहतियातन कदम उठाए हैं। कल रात से ही ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगा दी गई है, लेकिन चिंता की बात यह है कि कल रात लंदन से जो आखिरी फ्लाइट दिल्ली आई उसमें भी कोरोना के 5 पेशेंट मिले। कल रात तक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अमृतसर, कोलकाता और अहमदाबाद पहुंची लंदन की फ्लाइट्स में कुल 1500 से ज्यादा लोग इंडिया पहुंचे। इनमें से 24 पैसेंजर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कल रात जो 2 फ्लाइट्स दिल्ली पहुंची थी उनमें भी 6 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके बाद सतर्कता और ज्यादा बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें ज्यादा एहतियात बरत रही हैं। महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। कल रात से 2 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और इसके अलावा सरकार का फोकस 3 लोगों को ट्रेस करने पर है जो पिछले 1 महीने के दौरान ब्रिटेन से भारत आए थे। भारत के पास पूरी फिगर्स हैं। 50,832 यात्री ब्रिटेन से आए हैं और इनमें से सबसे ज्यादा 16,281 लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे। क्योंकि सबके फोन नंबर हैं, सबके एड्रेसेस हैं, सबके ईमेल्स हैं, इसलिए अब सबसे कांटेक्ट किया जा रहा है। अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोरोना के सिम्टम्स हैं, तो उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग भी होगी। सरकार वैक्सीन का इंतजाम तो कर रही है। जल्दी से जल्दी वैक्सीन पूरे देश में पहुंच जाए, इसकी तैयारियां हो चुकी हैं। ब्रिटेन से आए लोगों की ट्रेसिंग और टेस्टिंग दोनों बड़े पैमाने पर हो रही है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, फर्ज है, सरकार इसे निभा भी रही है, लेकिन हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी रक्षा करें, सावधान रहें। एक तो अफवाहों से बचें और दूसरा कोरोना से। अफवाहों से तभी बचेंगे जब आंख, कान और दिमाग खुला रखेंगे, और कोरोना से तभी बचेंगे जब मुंह और नाक बंद रखेंगे। इसलिए दिमाग खुला रखिए, नाक और मुंह पर मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, कोरोना से दूर रहिए। आज की एक और बड़ी खबर दिल्ली में किसानों के आंदोलन को लेकर है। किसानों ने सरकार से बातचीत के प्रस्ताव को क्या कहकर खारिज किया, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आज दिल्ली के बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान नेताओं ने साफ कर दिया कि सरकार से बात नहीं होगी। सरकार के प्रस्ताव में कुछ नया नहीं है, इसलिए प्रस्ताव पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। सरकार ठोस प्रस्ताव लाए, उसके बाद बात हो सकती है। वैसे आज किसान आंदोलन में शामिल नेताओं ने जो बातें कही उनमें भी कोई नई बात नहीं थी। चेहरे भी पुराने थे, बातें भी पुरानी थी, और आज एक बार फिर साबित हुआ कि किसानों के नाम पर सियासत करने वाले काफी एक्टिव हैं। विरोधी दलों के नेता किसानों के कंधे पर रखकर नरेंद्र मोदी को निशाना बना रहे हैं, और इस काम में सबसे आगे हैं वामपंथी दल। वामपंथी दलों ने किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया है, इस पर कब्जा कर लिया है। इसका सबूत मैं आपको दिखाता हूं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र से निकले किसानों के काफिले की तस्वीरें। किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए काफिला महाराष्ट्र के नासिक से दिल्ली के लिए 21 दिसंबर को निकला था। आज ये जत्था धुले होते हुए इंदौर पहुंचा। इस काफिले में 400 से ज्यादा गाड़ियां हैं, 2000 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन गाड़ियों पर लगे झंडे साफ बताते हैं इस काफिले में किसान कम और वामपंथी दलों के, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता ज्यादा हैं। कोई गाड़ी ऐसी नहीं है जिस पर लेफ्ट का झंडा ना लगा हो, लेकिन वामपंथी दल के लोग किसान आंदोलन को हवा दे रहे हैं। वो कहते हैं कि आंदोलन तो किसानों का है, हम तो सिर्फ लाल झंडे उठाकर उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जो काफिला दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है उसे लेफ्ट पार्टीज की अखिल भारतीय किसान सभा का सपोर्ट है। अशोक धवले इसके नेता हैं, उनकी बात सुनिए। वो मान रहे हैं कि आंदोलन में राजनीतिक दल शामिल हैं, लेकिन सिर्फ समर्थक की हैसियत से।
हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये कोई किसानों का जत्था नहीं है, किसानों का आंदोलन नहीं है, ये राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन है। ये सारासार झूठ है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। पिछले 1 महीने से आपने देखा जो लाखों किसान दिल्ली के आसपास में आज बैठे हुए हैं, वो 500 किसान संगठन एक साथ में हमारे देश के आए हैं संयुक्त किसान मोर्चा के झंडे तले, और उनकी तरफ से ये आंदोलन किसानों का चल रहा है पूरे देश भर में। ये बात अलग है कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियां इसको समर्थन दे रही है, वो उन समर्थन जो देंगे उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन आंदोलन ये पूरी तरीके से किसान के संगठनों का आंदोलन है। अगर पूरी तरीके से किसान संगठनों का आंदोलन है तो फिर ये लाल झंडे क्यों दिखाई दे रहे हैं, ये सीपीएम के झंडे क्यों यहाँ दिखाई दे रहे हैं? लेफ्ट से जुड़े अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ताओं का काफिला मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंच गया है। इंदौर में हमारे संवाददाता ने काफिले में शामिल लोगों से बात की। संगठन के नेता तो वही रटी रटाई बात कह रहे हैं कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने साफ साफ माना कि वो वामपंथ से, लेफ्ट से जुड़े हुए हैं। दिल्ली जा रहे हैं? हाँ। सभी लेफ्ट पार्टी से? हाँ। अच्छा, कितने लोग हैं आपकी गाड़ी में? हमारे लोग 17 लोग हैं आपकी गाड़ी में? हाँ। महाराष्ट्र से, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट से। किस लिए जा रहे दिल्ली? वो हाँ आंदोलन, वो किसानों का। अच्छा, किसान है आप भी? हाँ किसान है। सीपीएम से? हाँ सीपीएम से। अच्छा, लेफ्ट पार्टी से जा रहे सब? हाँ पार्टी से जा रहे। सभी लेफ्ट पार्टी के? हाँ। अब और कितने सबूत चाहिए? आज दिल्ली में किसान संगठनों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी लेफ्ट पार्टीज के लोग आगे थे। हन्नन मोला जो सीपीएम के 5 बार एमपी रह चुके हैं, वो भी किसान संगठनों के बयान तैयार करने वाले लोगों में थे। उन्होंने बार बार कहा कि सरकार से बात करने का कोई फायदा नहीं है, तीनों बिल वापस होने चाहिए, इसके बाद ही बात हो सकती है। बीजेपी के नेता भी अब इसे मुद्दा बना रहे हैं। आज संबित पात्रा ने पूरे फिगर्स के साथ मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि केरल में एपीएमसी एक्ट लागू नहीं है, त्रिपुरा में जहां 25 साल तक लेफ्ट की सरकार रही वहां किसानों को एमएसपी नहीं मिलता था, बंगाल में जहां लेफ्ट ने सबसे ज्यादा वक्त तक राज किया वहां भी मंडियों में टोला टैक्स लागू किया। अब उसी लेफ्ट फ्रंट के नेता किसानों के हितैषी बन गए हैं, किसानों को सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं, बातचीत के रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। संबित पात्रा ने याद दिलाया कि वामपंथी दलों से जुड़े लोग किसान बनकर आंदोलन में घुस गए हैं। किसानों को ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ये लोग ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग किसानों के जरिए अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। केरल गढ़ है वामपंथ का, वहां पर एपीएमसी की मंडी ही नहीं है। जहां मंडी नहीं है, जहां एपीएमसी कानून नहीं है, वह राज्य इस पर दोगलापन कर रहा है। केरल की सरकार ने प्राइवेट चैनल्स के हाथों में यह काम दिया हुआ है। दरअसल प्राइवेट एंटिटीज के नाम पर दे आर द गून्स ऑफ द लेफ्ट विंग। जो वहां के गुंडे हैं, जो वहां के बदमाश हैं, उगाही करने का एक तरीका लेफ्ट की सरकार ने केरल में बना रखा है और इसके माध्यम से किसानों के ऊपर घोर अत्याचार किया जा रहा है। केरल सरकार इस कानून को क्यों रद्द करवाना चाहती है और क्यों ऐसा चाहती है कि उनके जो कोट अनकोट उनके कार्यकर्ता हैं, जो प्राइवेट एंटिटीज के रूप में प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, उनको बढ़ावा मिले। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की आज हम बात कर रहे हैं कि त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य था 25 वर्षों तक वामपंथ के अंतर्गत त्रिपुरा एकमात्र राज्य था जहां पर एमएसपी लागू नहीं होती थी। और आज ये तमाम वामपंथी लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, ये किसान के हितैषी बने हुए हैं। 25 वर्षों तक आप त्रिपुरा के किसान को लूटते रहे। जो किसान पहले त्रिपुरा में वामपंथ के अंतर्गत अपने चावल को 10 से 12 रुपए प्रति केजी बेचता था, वही अब भाजपा के शासन में 18.5 रुपया प्रति केजी बेच रहा है। तो आप बताइए कल्याण किसके युग में हो रहा है? वामपंथ के युग में कल्याण हुआ था या हमारे युग में हो रहा है? जहां जहां वामपंथ रहा है वहां वहां किसानी डूबी है, वहां वहां किसान पर अत्याचार हुआ है। आज जाने माने कम्युनिस्ट नेता हन्नन मोला किसान संगठन के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे।
उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को बातचीत में उलझाकर टाइम बाय कर रही है। सरकार चाहती है कि किसान थक जाएं, सर्दी में परेशान हो जाएं, उनका हौसला टूट जाए और आंदोलन खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हन्नन मौला ने कहा कि सरकार जब तक तीनों कानून वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन जब हन्नन मौला से पूछा गया कि केरल में आप एपीएमसी एक्ट लागू करने के लिए आंदोलन क्यों नहीं करते, वहां तो आपकी सरकार है, तो उनका जवाब क्या था, ये सुनिए। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के छोड़ के पूरा हिंदुस्तान में वो कोई जगह में ये मंडी का सिस्टम चालू नहीं हुआ। इसलिए सिर्फ 6% किसान का इसका फायदा मिलता है, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का। बाकी पूरा देश में लागू नहीं होता। तो इसलिए इसको कैसे लागू किया जाएगा, ये हमारा मांग है। बस सरकार उसमें नजर देने के लिए तैयार नहीं। वो तो है, राज्य सरकार अपना अपना तरीका से करता है। राज्य सरकार के पास, जैसा केरल के सरकार 16 सब्जी को भी इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस में युक्त कर दिया। ये कैसे करें? तो ये जो एपीएमसी एक्ट को हम चाहते हैं मजबूत करें और वो सारे देश में हो, हर राज्य में हो, ये हमारा मांग है। तो इसके लिए हम आंदोलन किसान कर रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि लेफ्ट ने अगर ये आंदोलन हाईजैक कर लिया है, उन्होंने अपने राज्य में ही वो एपीएमसी ये तो झूठ है। 500 संगठन है, 500 उनमें 8-10 संगठन है जो वामपंथी के साथ। किसानों के नाम पर सियासत करने वालों में सिर्फ वामपंथी पार्टियां शामिल नहीं हैं, कांग्रेस भी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। आज कांग्रेस के नेताओं ने देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया था। कल राहुल गांधी किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे। कांग्रेस से जुड़े नेता अपने लोगों को किसानों के आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली बुला रहे हैं। कल रात पीलीभीत से बुलाए गए लोगों को रामपुर और मुरादाबाद में रोका गया तो काफी हंगामा हुआ। हालांकि पुलिस ने बाद में इन लोगों को दिल्ली की तरफ आने दिया, लेकिन आज किसानों के आंदोलन में ऐलान किया गया कि रामपुर में और मुरादाबाद में दिल्ली आ रहे किसानों को पुलिस ने पीटा, लाठियां बरसाई। इसके बाद आज सुबह सिंघू बॉर्डर पर यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाया गया। पत्रकार ने बदतमीजी की थी, आप उसकी निंदा करते हैं। जो किसान पीलीभीत से और वहाँ के आसपास के दिल्ली मोर्चे की ओर आ रहे थे, तो यूपी में तो कोई प्रोग्राम नहीं था, उनके रास्ता इस्तेमाल करना था। योगी जी ने वहाँ से लेके मुरादाबाद तक, मुझे जो मालूम पड़ रहा है, 200 किलोमीटर से कम अधिक का लगातार रुकावट डाली और लगातार किसानों के ऊपर जबर किया। फिर भी किसान लगातार आगे बढ़ते रहे, तो मुरादाबाद टोल बैरियर पर आके उनको रोक गया देर रात तक। तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनको वहाँ को रोटी की पानी की व्यवस्था नहीं है। तो हम तो इसलिए उनका आदित्यनाथ जी का हमने कटआउट जलाए हैं। अब आप योगी आदित्यनाथ का जवाब भी सुन लीजिए, सुनने लायक है। योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर पहले इंडिया टीवी पर सौरभ शर्मा से बात कर रहे थे, तो सौरभ ने योगी से पूछा कि आप किसानों को क्यों रोक रहे हैं, किसानों को क्यों पीटा जा रहा है। इस पर योगी ने कहा कि अभी तो सख्ती नहीं हुई है, लेकिन अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो सख्त एक्शन होगा, क्योंकि कल मुरादाबाद में जो हुआ वो किसान नहीं कर सकते और सरकार किसी पुलिस अफसर पर हमला करने वालों को किसान नहीं मान सकती। आंदोलन करना है तो शांति से करें, लेकिन अगर सड़क बंद करेंगे, पुलिस पर हमला करेंगे तो कानून सबके लिए बराबर है। हम जहां कहीं पुलिस पे हमला करें, सड़क घेर लें, तोड़ फोड़ करें, ये चीजें ठीक नहीं हैं। इस प्रकार की हरकतें नहीं होनी चाहिए। जो शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं, यूपी गेट पे 2 किसान गुट अलग अलग बैठे हुए हैं, पुलिस ने वहां पे तो किसी को नहीं छेड़ा, लेकिन आप जहां तहां नहीं बैठ सकते ना, और सड़क पे आप टेढ़ा मेढ़ा रॉन्ग साइड हाईवे पे नहीं चल सकते। ये चीजें भी हमें देखनी पड़ेंगे। कानून सबके लिए बराबर बना हुआ है। हम किसानों के कंधे पे बंदूक रख करके एक सामान्य जन के हितों पे कुठाराघात नहीं कर सकते, और ये चीजें नहीं होने देनी चाहिए। यूपी गवर्नमेंट ने ही वहां पे उनके लिए व्यवस्था भी दी है कि वे शांतिपूर्ण ढंग से आप आंदोलन करना चाहें करें। यद्यपि सरकार बातचीत कर रही, तो आप बातचीत से इसका समाधान निकाल लें। आप चाहें उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत करें, आप चाहें भारत सरकार से बातचीत करें, लेकिन कानून पे हाथ पे न लें। कल की वो हरकत क्या अच्छी थी जिसमें एसपी पे हमला हो रहा है, किस तरीके से धारदार हथियार से हमला किया जाता है एसपी पे, वाहनों पे हमले होते हैं।
एसपी रैंक के अधिकारी हमारे उसमें गंभीर रूप से घायल होते हैं, तब भी पुलिस ने संयम का परिचय दिया। कोई बाहरी तत्व अराजकता फैलाएगा, अव्यवस्था फैलाएगा, कानून को हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो हाथ पे हाथ धरे रह करके कोई बैठेगा नहीं। योगी आदित्यनाथ की बात अच्छी है कि वो जो कहते हैं साफ साफ कहते हैं, बेखौफ कहते हैं, गोलमोल बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि अगर किसान भी कानून हाथ में लेंगे तो एक्शन होगा। ये बड़ी बात है और ये बात वही कह सकता है जिसकी नीयत साफ हो। जिस वक्त दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल लोग योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारे लगा रहे थे, उनका पुतला जला रहे थे, उस वक्त योगी आदित्यनाथ लखनऊ में किसानों को ट्रैक्टर बांट रहे थे। आज किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने 27 किसानों को ट्रैक्टर दिए और इसके बाद योगी ने किसानों को कृषि कानून के फायदे समझाए। योगी आदित्यनाथ ने कृषि कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की। योगी ने कहा कि जिन्हें देश की तरक्की, विकास और किसानों की उन्नति अच्छी नहीं लगती, वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं। योगी ने कहा कि सरकार बार बार बता रही है कि एमएसपी रहेगी, मंडी खत्म नहीं होगी, किसानों के हित में सारे फैसले होंगे, उनके खिलाफ कोई काम नहीं होगा, फिर भी किसानों को गुमराह किया जा रहा है। योगी ने कहा कि किसानों को ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के किसानों को तो योगी ने साफ साफ मैसेज दे दिया, सरकार बात सबकी सुनेगी, किसानों की भलाई का ख्याल रखेगी, किसान शांतिपूर्वक आंदोलन करें, उन्हें इसकी इजाजत भी दी जाएगी और जगह भी दी जाएगी, मदद भी की जाएगी। लेकिन किसानों की आड़ में अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो पुलिस एक्शन लेगी। लेकिन मुश्किल यह है कि किसानों के नाम पर सियासत उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक हर जगह हो रही है। ममता बनर्जी भी किसान आंदोलन के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर हमले कर रही हैं। आज ममता ने डेरेक ओब्रायन, शताब्दी रॉय और प्रसून बनर्जी समेत अपनी पार्टी के 5 नेताओं को सिंघू बॉर्डर पर किसानों से बात करने भेजा। डेलीगेशन ने प्रोटेस्ट करे किसानों से बात की और ममता बनर्जी से फोन पर बात करवाई। ममता ने किसानों से कहा कि वो फिलहाल वहां आ नहीं सकती, लेकिन उनकी पार्टी किसानों के आंदोलन को हर तरह से सपोर्ट करेगी। यंगर फार्मर हो जी, पंजाब से मैं, तो आपका हमारे साथ पहले तो जुड़ना बहुत बड़ी बात है जी, हमारा सौभाग्य है जी। बिल्कुल। किसानों के सवाल पर ममता बनर्जी के रुख को बीजेपी ने दिखावा बताया। संबित पात्रा ने कहा कि ममता बनर्जी केंद्र सरकार की योजनाओं को बंगाल में लागू नहीं करती हैं, लेकिन चिट्ठी लिखकर कहती हैं कि योजना का पैसा उनकी सरकार को दे दें। संबित ने यह सवाल पूछा कि जब किसान के खाते में सरकार सीधे सीधे पैसा ट्रांसफर कर सकती है तो ममता बनर्जी ये पैसा क्यों मांग रही हैं? पीएम किसान निधि को लेकर जिस प्रकार की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है, वो कह रही है पैसा डायरेक्टली मत भेजिए, आप पैसा हमें दे दीजिए, हमारे ट्रेजरी में दे दीजिए, मैं बांटूंगी किसको बांटना है किसको नहीं बांटना है। मतलब आप एक इलेक्शन फंड क्रिएट करना चाहते हैं। जहां तक बंगाल का सवाल है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बंगाल हैज ओनली ट्रेवल्ड फ्रॉम द फ्राइंग पैन टू द फायर। पहले फ्राइंग पैन के ऊपर थी कम्युनिस्ट सरकार और अब वो आग में आके गिर चुकी है तृणमूल कांग्रेस के अंतर्गत। किसानों के नाम पर राजनीतिक दल कैसे सियासत कर रहे हैं ये तो आपने देख लिया। अब आपको ये भी दिखा देता हूं कि लोग जो खुद को किसान नेता बता रहे हैं वो किस तरह की सियासी बातें कर रहे हैं। सरकार की तरफ से बार बार किसानों को बातचीत का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। आज किसानों के नेताओं ने इसका गोलमोल जवाब दिया। किसान संगठनों की तरफ से सरकार को एक चिट्ठी भेजी गई है। इस चिट्ठी में सरकार पर किसान आंदोलन को बदनाम करने का आरोप लगाया गया है। किसान संगठनों ने तीनों कानूनों को रद्द करने की बात कही है और सरकार कह रही है कि किसान बात करें, सरकार संशोधन करने को तैयार है। लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि संशोधन से बात नहीं बनेगी, बात तभी होगी जब तीनों कानून वापस हों। एक तरह से डेड लॉ की माने, क्योंकि उसके
वापिस हुए बिना और MSP की गारंटी का कानून बनाए बिना तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं। रास्ते तो सारे बंद हैं। जो चिट्ठी का था वो रास्ता नहीं है, वो तो एक लोगों को भ्रमित करने के लिए उन्होंने सारा कुछ किया है और उस लोग भ्रमित ना हो इसलिए हमें जवाब देना पड़ा है। वरना हम उनको पिछली 5 मीटिंगों में ये बता चुके हैं कि आप जो हमें देना चाहते हो, जो हमारे नाम पे आप कह रहे हो किसानों का फायदा होगा, किसानों का फायदा होगा, हमें ये फायदा नहीं चाहिए। कृपया आप हमारा फायदा ना करें। और वो जबरदस्ती कर रहे हैं क्योंकि असलियत ये है कि वो कारपोरेट के लिए कानून बना रहे हैं, एग्रो बिजनेस कारपोरेट को देना चाह रहे हैं। हम लगातार निवेदन कर रहे हैं, ये 3 काले कानून किसान की डेथ वारंट है। संशोधन की हमने कभी बात नहीं की कि हम ये संशोधन चाहते हैं। 5वें राउंड में तोमर साहब ने कहा कि हम चलिए हमने तख्तियां दिखाई, यस या नो कहिए आप, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। किसान नेता आज ये कह रहे थे कि उन पर वामपंथियों का कोई असर नहीं है, किसी ने आंदोलन को हाईजैक नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि सारे किसान नेता एक मत है कि सारे कानून वापस ले जाएं। पर मजे की बात है, जो लोग माइक उठाकर कह रहे थे कि आंदोलन पर लेफ्ट का असर नहीं है, वो खुद लेफ्टिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं। वो लेटर ड्राफ्ट करते हैं, जो नारे लगवाते हैं, जो सोशल मीडिया पर आधा सच आधा झूठ फैलाते हैं, जो मीडिया को डिसक्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब के सब वामपंथी हैं। अगर लेफ्ट का, माओवादियों का असर ना होता तो किसानों के धरने में शर्जील इमाम के पोस्टर क्यों लहराते? अगर वामपंथियों का असर ना होता तो किसान जेल में बंद नक्सल समर्थकों को रिहा करने की शर्तें क्यों रखते? इन मांगों का तो किसानों से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि उन लोगों से बात की जाए जो वाकई में किसान हैं, जो वाकई में अन्नदाता हैं। और मैंने ऐसे बहुत सारे किसान नेताओं की बातें सुनी हैं। ये लोग ना तो हाय हाय मोदी के नारे लगाने वालों का साथ देते हैं, ना ही अपने आप को सरकार के खिलाफ बताते हैं, ना ही किसी की रिहाई की मांग पर अड़े हैं। हाँ, ये किसान कानून को लेकर अपनी मांगों पर जरूर अड़े हैं। ऐसे ही लोगों से बात करके जरूर रास्ता निकलेगा। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर में DDC इलेक्शन के नतीजों का वहां की सियासत पर क्या असर पड़ा। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी की जीत पर कैसे रिएक्ट किया। आज कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यानी DDC चुनाव के पूरे नतीजे आ गए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी ने 75 सीटों पर जीत हासिल की है। जम्मू के 6 जिलों जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, डोडा और रियासी में बीजेपी ने जीत हासिल की है। यहां पार्टी अपना DDC चेयरमैन बना सकती है। जबकि गुप्कार अलायंस में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। 67 सीटों पर जीत हासिल हुई है और गुप्कार की PDP को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 27 सीटें मिली हैं। कांग्रेस न इधर न उधर 26 सीटों पर जीत दर्ज की। गुप्कार अलायंस का असर कश्मीर में दिखाई दिया। शोपियां, पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग, गांदरबल, बड़गांव, बांदीपोरा, कुपवाड़ा जैसे जिलों में गुप्कार का चेयरमैन बनेगा। DDC पर उनका हक, उनका कब्जा होगा। लेकिन श्रीनगर में गुप्कार अलायंस को बड़ा झटका लगा। यहां 14 में से सिर्फ 3 सीटें इस अलायंस को मिली। उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को एक सीट ही मिल पाई। जैसा कल हम बात कर रहे थे कि इस बार कश्मीर में नई लीडरशिप के लिए वोट किया गया है, इसलिए इन लोकल इलेक्शंस में 50 से ज्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं। आज बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। गुप्कार वालों ने बीजेपी गिरडर से अलायंस किया था। रही बात इंडिपेंडेंस की, तो कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें बीजेपी ने सपोर्ट किया था। लोकतंत्र की जीत है, जम्मू कश्मीर के अवाम की जीत है। आशा की जीत है, विक्ट्री ऑफ होप। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कश्मीर के लिए सोचा
भविष्य के लिए, उस सोच की जीत है। बीजेपी पूरे स्टेट में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। ये जो बार बार गुपकार अलायंस की विक्ट्री बताया जा रहा है, तो पहली बात आप जान लें कि वो अलायंस भाजपा से अकेले नहीं लड़ने की कमजोरी के कारण बना था। ये मुझे इस बात का बहुत प्रसन्नता है कि कश्मीर में घाटी में कमल खिला है। लेकिन उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती न तो अपनी हार मानने को तैयार हैं और न बीजेपी की जीत मानने को तैयार हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जीत तो गुपकार अलायंस की हुई है, जम्मू में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत बढ़ी है। उमर अब्दुल्ला ने दावा किया, इन चुनाव नतीजों के बाद अब बीजेपी असेंबली चुनाव तो अभी नहीं करवाएगी। अगला इलेक्शन बहुत दूर होगा। जो इस इलेक्शन में बीजेपी की हालत खराब हुई, मुझे नहीं लगता है वो अब जल्दबाजी में असेंबली का इलेक्शन कराएंगे। हालांकि अफसोस, अगर वो जमहूरियत में भरोसा करते तो उन्होंने अभी तक असेंबली का इलेक्शन का ब्यूगल बजाया होता, लेकिन इस शिकस्त के बाद वो शायद इलेक्शन का ब्यूगल नहीं बजाएंगे। तो हमारे पास मौका है जमात को मजबूत करने का, क्योंकि जमात है तो सब कुछ है। महबूबा मुफ्ती काफी मायूस हैं क्योंकि उनकी पार्टी को नेशनल कॉन्फ्रेंस से आधी से भी कम सीटें मिली हैं। वैली में भी उनकी ताकत करीब करीब खत्म हो गई है। महबूबा ने कहा कि उनकी पार्टी के लोगों को ठीक ढंग से चुनाव नहीं लड़ने दिया, इसके बावजूद पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि महबूबा ने आखिर में वही बात कही जो उमर अब्दुल्ला कह रहे थे। महबूबा ने भी कहा कि अब बीजेपी जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन कराने की हिम्मत नहीं दिखाएगी। हमने खाली 61 सीट्स लड़ी थी, वी ऑलमोस्ट गॉट 30 सीट्स, और शायद इससे भी ज़्यादा, क्योंकि कहीं कहीं हमारे भी रिबेल्स खड़े हो गए थे, जैसे एनसी के भी रिबेल्स थे, पीसी के भी रिबेल्स थे, शायद इसके टैली ऊपर चला जाए। बट येस, आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, क्योंकि जिस तरह इन्होंने मेरी पार्टी को बुलडोज किया, हमारे लोगों को लेके गए, और बिकॉज बीजेपी इज यूजिंग कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कि जैसे ममता बनर्जी के यहाँ अगर किसी को पैसा दे के ले लिया, नहीं मानता है तो फिर उसके पास करप्शन के चार्जेस लगाए जाते हैं। तो वो ही करके इन्होंने हमारी पार्टी को यहाँ बिल्कुल बुलडोज किया, तोड़ फोड़ की, पर उसके बावजूद भी हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही, और पीजीडी की जो कंबाइंड परफॉर्मेंस रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पीसी की, वो बहुत अच्छी रही, और आई एम रियली वेरी हैप्पी। और अगर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिला होता तो मुझे लगता है कि हमने 140 में से तकरीबन 135 सीटें ली होती। पॉजिटिव साइन तो है, पर मुझे नहीं लगता है कि ये आप इतनी जल्दी असेंबली इलेक्शंस करवाएंगे, बिकॉज ये खौफजदा हो गए। इन्होंने सोचा था कि ये जो डायनास हमको कह रहे थे, हमारी पार्टीज को ये ख़त्म हो गए हैं, लोग इनके खिलाफ हो गए हैं, कोई इनके साथ नहीं है, मगर जो रिजल्ट आया उसने बता दिया कि ऐसी बात नहीं है। लोग जो हैं पीडीपी के साथ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं, पीसी के साथ हैं, ये लोगों ने बता दिया कल के इलेक्शन का रिजल्ट देखते हुए। वैसे मुझे लगता है कि इस बार जम्मू कश्मीर के लोगों ने नई लीडरशिप को आगे बढ़ाया है, नए लोगों को मौका दिया है, उन लोगों को जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े, इसलिए 50 इंडिपेंडेंट जीते हैं, और इन नए नेताओं की जनता की उम्मीदों की और अपनी जिम्मेदारी की उनको एहसास इस बात का पूरा है। यहाँ रोडों का मसला था, या मतलब IAY केस थे, या ये मतलब SBM जो लैटरिन बाथरूम, यहाँ लोगों को बहुत सख्ती थी, उनके लिए हमने ये मुद्दा उठाया। हमने बोला चलो ये लोगों को ये राहत पहुँचनी चाहिए। मैं इसीलिए इस इलेक्शन में उठा। मैंने बोला चलो कम से कम मैं अपनी तरफ से इन लोगों को कुछ न कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। मैं सरकार से गुजारिश करूँगा, सरकार के पास जाऊँगा, उनसे ये ऐसे डिमांड आगे डालेंगे ताकि वो हमारे ये मसले हल करेंगे। लोग समझते हैं यही कि नए चेहरे आए सामने, इनसे कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि पिछले हुकूमत में कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। यही लोग चाहते हैं, उठाए, लोगों ने उठाए सोच समझ कर, अब नए चेहरे को इन्होंने वोट डाला है। इंशाल्लाह बिजली, पानी, रोड, अस्पताल, स्कूलों की प्रॉब्लम में इंशाल्लाह ये मसला हल जाएगा।
मुझे लगता है महबूबा मुफ्ती को, उमर अब्दुल्ला को, फारूक अब्दुल्ला को, इन सब लोगों को जम्मू कश्मीर के लोगों के मैसेज को समझना चाहिए। महबूबा ने तो तिरंगे का विरोध किया था, अपमानजनक बातें कही थी, उसका जवाब कश्मीर के लोगों ने दिया। उन्होंने उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलकर कश्मीर में घूम घूम कर आर्टिकल 370 को बहाल करने की कस्में खाई थी, उसका भी जवाब मिल गया। कश्मीर के लोगों ने उन लोगों को मौका दिया जिनके पास न पार्टी थी, न झंडा था, न सिंबल था। इन लोगों ने डेवलपमेंट की बात की थी। इन्होंने सड़क की, बिजली की, पानी की, स्कूल की और हॉस्पिटल की बात की थी। लोगों को बेहतर जिंदगी देने का वादा किया था। इसीलिए कश्मीर के लोग उन लोगों के साथ खड़े हुए और इस चुनाव में न कोई पार्टी जीती, न कोई पार्टी हारी। अगर कोई जीता तो जमहूरियत जीती, कश्मीरियत जीती, इंसानियत जीती, और ये सबसे बड़ी बात है। रेलवे ने आज कोलकाता में दक्षिणेश्वर काली के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर दी है। ये तोहफा क्या है? इसकी अच्छी खबर कोलकाता से है। कोलकाता में मां काली के भक्त दक्षिणेश्वर काली मंदिर तक अब मेट्रो में बैठकर जा सकेंगे। आज कोलकाता के नोआपाड़ा से मशहूर दक्षिणेश्वर काली मंदिर तक चलने वाली मेट्रो ट्रेन का पहला ट्रायल रन हुआ। रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने दक्षिणेश्वर मेट्रो के ट्रायल का वीडियो शेयर किया और लिखा, क्रिएटिंग अ सोनार बांग्ला। इससे लाखों मुसाफिरों के साथ उन श्रद्धालुओं को भी फायदा मिलेगा जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर जाते हैं। आज के ट्रायल रन में नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर की दूरी तय करने में करीब 8 मिनट का वक्त लगा। और आखिर में एक नजर उन खबरों पर जो कल सुर्खियां बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को एड्रेस करेंगे। कल राहुल गांधी कृषि कानूनों के खिलाफ विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च करेंगे। कल कोलकाता में कृषि कानून के खिलाफ जमीयत उलेमा का प्रोटेस्ट मार्च होगा। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी कल राजस्थान में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हाईवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे और उद्घाटन करेंगे।